अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखनऊ संस्कृत अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमने ये क्लास शुरू की है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें संस्कृत के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताएं। तो साथियों, आज इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको पेपर के बारे में बताने वाला हूं कि 2026 में आपका जो पेपर आएगा संस्कृत का, वो किस तरीका का आएगा। क्योंकि पेपर का स्ट्रक्चर जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे बच्चों। तो मैं पूरे पेपर को समझाऊंगा, इसमें पूरे पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके बोर्ड का जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह उसमें आपको करना होगा। उसके बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको ज्यादा समस्या आ रही है। उसी टॉपिक को मैं सरल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और किस टॉपिक में क्या मोस्ट हो सकता है आपको निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। 10वीं कक्षा का पूरा मैटर आपका जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको यहाँ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो भी मैटर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समय की बात करें तो समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहेगा बच्चों। यानी कि 3.25 घंटे का आपका पेपर का समय रहता है। समय बहुत एक आदर्श समय है, इसमें आपको कभी भी समय कम नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करें नंबर की, तो बच्चों यहाँ पर 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला होता है, जो कि सारे विषयों में सेम ही रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हम खंड ए की हम बात करते हैं। इसमें जो खंड ए आएगा बच्चों, वो 32 नंबर का आपका मैटर आता है उसमें। खंड ए के अंदर, खंड ए के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न। कौन सा आएगा बच्चों? बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि एवं सैदे से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें कहां से पूछे जा सकते हैं? तो सिंपल है, आपकी पाठ्य पुस्तक से आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं उनमें से भी पूछा जाएगा। जैसे कि आपका समास का टॉपिक है, इसके अलावा आपका संधि है, कारक है, और जो भी कोई छोटे मोटे और भी टॉपिक हैं उनमें से भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो कुल मिलाकर के एवं सैदे वाले जो सवाल हैं आपके, वो आएंगे 18 नंबर के, मतलब 18 प्रश्न आएंगे। देखिए, 18 प्रश्न यदि आप बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं तो आपको ये पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एवं सैदे ही भरना होता है। यहाँ पर नंबर कटने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। गलत हो गया तो पूरे ही नंबर कटेंगे और सही हो गया तो पूरे ही नंबर मिलेंगे। इसलिए इन सवालों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। यदि आप डिमांड करोगे तो निश्चित रूप से मैं आपको चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न जो पेपर में जरूर मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं खंड ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जैसा स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखते चले। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानानि पूर्यता, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या आएगा? इसमें बच्चों खाली स्थान आएंगे आपके लिए। अब खाली स्थान में आपको पूर्ति करनी है, यानी कि 6 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर के आएंगे आपके लिए। अब किससे रिलेटेड आएंगे? व्याकरण से संबंधित आएंगे। अब इसमें जो भी व्याकरण के आपके टॉपिक चलते हैं सिलेबस में, उसके हिसाब से आपका कोई भी प्रश्न रिक्त स्थान में आ सकता है। जैसे कारक से संबंधित प्रश्न आपका आ सकता है, प्रत्यय से संबंधित आपका आ सकता है, इसके अलावा धातु रूप है, शब्द रूप है, इसके अलावा आपका संधि है। इनमें से किसी भी तरह का प्रश्न आपका रिक्त स्थानों में बन सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूंगा, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के सवाल आते हैं और उनको इस तरीका से हमें सॉल्व करना पड़ता है। हर टॉपिक की मैं कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट उसकी ट्रिक जो होती हैं वो मैं आपको जरूर इस चैनल पर साझा करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो क्वेश्चन 2 हो जाते हैं हमारे बहुविकल्पात्मक, पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद में रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं बच्चों, गद्यांश आता है। गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बहुत ही आसान होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गद्यांश में से ही आपको प्रश्न मतलब प्रश्न ढूंढने होते हैं, उनका उत्तर ढूंढना होता है और उसी में से आपको आंसर लिखना ढूंढ करके। तो सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो प्रश्न है उनको पढ़ेंगे और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसका मिलान आप गद्यांश में करेंगे, क्योंकि प्रश्न की भाषा गद्यांश में जरूर आपको मिलेगी। उसके बाद में एक शीर्षक भी इसमें से हमें ढूंढना होता है। तो शीर्षक ढूंढने के लिए आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बार बार इसमें किस विषय के बारे में बताया जा रहा है, किस मैटर को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, बार बार किस चीज के बारे में बातचीत की जा रही है। तो वही आपका शीर्षक हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गद्यांश आ गया जिसमें बार बार समय के महत्व के बारे में बताया जा रहा हो, या फिर भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा हो, या फिर पर्यावरण के बारे में बार बार बातचीत आ रही हो, तो समझ जाना कि ये टॉपिक इसका मेन है, मतलब टाइटल होगा इसका। तो पर्यावरण प्रदूषणम ऐसा आप लिख सकते हैं, समयस्य महत्वम ऐसा आप लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा या महत्वम, बार बार संस्कृत भाषा की बात आ रही है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, विद्या के बारे में बार बार आ रहा है तो विद्या या महत्वम ऐसा हमारा टॉपिक हो सकता है। इस तरीका से आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका शीर्षक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं गद्यांश के अंदर 4 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने तरह के? 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 है आपका इसमें एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने के लिए आपसे कहा जाएगा बच्चों। एक पद में उत्तर देने का मतलब होता है कि एक ही शब्द में उत्तर लिखना है आपको, पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, आपको ज्यादा अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट तरीका से आपको पेपर सॉल्व करना है। स्मार्ट बनिए बच्चों, क्योंकि सब स्मार्ट हो चुके हैं, मोबाइल भी अपना स्मार्ट हो गया है, तो फिर आप भी स्मार्ट बनिए। अपने काम को बेहतर तरीका से कैसे हम कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए, वही हम बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो एक पद में उत्तर देने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए। अब यहाँ जो पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देना है, यहाँ पूरा वाक्य आपको लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखना है, पूरा वाक्य आपको लिखना है। जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि रामस्य भ्राता कः अस्ति, राम का भाई कौन है। अब इसका यदि एक पद में उत्तर देना चाहें तो राम का भाई जैसे मान ली लक्ष्मण है तो लक्ष्मणः, ये हो गया एक पद में उत्तर देना। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए आपको जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाना है। यहां प्रश्नवाचक शब्द है कह, यानी कौन, इसको हटाएंगे और यहां उत्तर लिखेंगे और पूरा वाक्य यूं की त्यों उतार देंगे। तो रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, इस तरीका से पूरा वाक्य हमारा हो जाता है उत्तर का। तो ऐसे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखते हैं और एक पद में लिखते हैं लक्ष्मणः। तो एक पद और पूर्ण वाक्य दोनों समझ गए। उसके बाद में एक आता है इसमें भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न। भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न आपको 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं इसमें। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कर्तृपद बताओ, यानी कि कोई वाक्य होगा उसमें आपसे कहा जाएगा कि कर्ता बताओ इसमें कौन सा है। जैसे हमने कहा कि रामः गृहं गच्छति, तो यहां पर आपको कर्ता बताना है, तो राम कर्ता हो गया, गच्छति क्रिया हो गई। इस तरीका से आपको ढूंढ करके बताना होता है। कभी कभी इसमें क्रियापद पूछा जाएगा, कभी आपसे कर्ता पद पूछा जाएगा, तो कर्ता भी बता सकते हो, क्रिया भी बता सकते हो। कभी कभी विशेषण विशेष्य भी पूछा जाता है, तो विशेषण विशेष्य भी आपको बताना होता है। जैसे मान लीजिए आ गया कि उत्तमः बालकः गृहं गच्छति, उत्तमः बालकः गृहं गच्छति, तो बालक विशेष्य है और उत्तमः विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बालक जो आपका विशेष्य है इसका विशेषण क्या होगा, तो उत्तमः इसका विशेषण पद है। ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। इसके बाद में एक आता है समुचित शीर्षक का चयन करो। समुचित शीर्षक आपको बताना है कि जो गद्यांश आया है उस गद्यांश का क्या शीर्षक उचित रहेगा, वो आपको छांट कर बताना है। मैंने आपको बता ही दिया कि पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, किस विषय वस्तु के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है, वही उसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके बाद में देखिए यहां पर हमारा खंड ए पूरा हो जाता है साथियों। खंड ए में टोटल 32 नंबर आपके होते हैं, 32 नंबर का आपका ये मैटर है। तो 32 नंबर आप अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 3 तरह के प्रश्नों पर फोकस आपको करना होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके जो बुक्स में जितने भी हैं मैं आपको बता दूंगा, हमने नोट्स बना रखे हैं, वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उनको भी मैं समझा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करनी चाहिए, कैसे आपको सही आंसर कर सकते हैं आप उसमें। गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक बता दूंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा यदि आप डिमांड करोगे तो। नहीं तो जो मोस्ट आपके टॉपिक हैं जहां गलतियां आप करते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको यदि किसी टॉपिक में विशेष रूप से समस्या आ रही है तो वो आप फोकस करके हमें बता सकते हैं, मैं उसको अलग से सेपरेट बता दूंगा। अब बात करते हैं आगे, खंड ब की तरफ चलते हैं। खंड ब में सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा, 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा समय लेखनम। इसमें आपको करना क्या है साथियों, समय के बारे में लिखना होता है, मतलब आपको संस्कृत में समय लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो 3:15 बज गए तो इसको सवा को क्या बोलते हैं, साढ़े को क्या बोलते हैं, 3:30 हो गए, 4:45 हो गए, 5:45 हो गए, ठीक है ना, 7 बज गए, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको पूरी समझ होनी चाहिए। मैं आपको अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके उसमें ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से समझा दूंगा।
टोटल उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पेपर हमारा किस तरीका का आएगा। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से मैं टॉपिक पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल गलत नहीं हो सकता सवाल आपका। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 हो गया, समय लेखनम। समय को लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 3:30 आ गया कि इसको संस्कृत में लिखें, तो सार्धत्रिवादनम, ठीक है। सपाद है यानी कि आपका सवा, इसके बाद में आपका पादोन है मतलब पौन, और बराबर पूरा है जैसे 7 है, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, इस तरीका से आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर। 5 नंबर आता है वाक्यम संशोधयत। कोई भी गलत वाक्य आएगा जिसका संशोधन आपको करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समय लेखन भी 2 नंबर का है। यानी कोई भी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, आपको समझ होनी चाहिए, जैसे कारक की समझ हो एक तो, इसके अलावा आपको शब्द रूप और धातु रूप की समझ होनी चाहिए, तब जाकर के आप इसको शुद्ध कर पाओगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गलत क्या है। तो इस तरीका से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, थोड़ी सी समस्या बच्चों को इसमें आती है। मैं एकदम बहुत ही आसान तरीका इसमें बता दूंगा और ट्रिक बता दूंगा, गलत नहीं होगा आपका सवाल। तो वो मैं अलग से छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें 7-8 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसमें आपको पूरा समझा दूंगा मैं, और बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है ना। यदि आप डिमांड रखेंगे तो आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप बताना कमेंट में कि सर इसको जरूर बताएं, तो मैं उस पर जरूर सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। वाच्य परिवर्तन हो गया, 2 नंबर का रहेगा मैटर। नंबर चाहे 1 हो या आधा हो, बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आपको ये ध्यान नहीं देना है कि भाई 1 नंबर का है कि आधे नंबर का है, 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। नंबर कितने भी हों, नंबर आधा आधा मिलके ही 100 हो जाते हैं पूरे, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ज्यादा खास ध्यान नहीं देना है। नंबर चाहे कितना भी है, आपको पूरा फोकस करके पढ़ना है, उसको याद करना है, समझना है ध्यान से। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा समास विग्रहम कृत्वा नामापि लिखत। समास विग्रह करके आपको नाम भी लिखना है। ये 2 नंबर का सवाल है बच्चों। यानी समास का टॉपिक रहेगा, समास आएगा कोई भी, उसमें आपको समास विग्रह करना है, उसके बाद में समास का नाम भी लिखना है आपको। जैसे आ गया राजपुरुषः, एक शब्द आ गया राजपुरुषः, तो यहां सबसे पहले समास विग्रह करेंगे, उसके बाद में समास का नाम भी बताएंगे। तो यहां विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, ये विग्रह हो गया। अब समास का नाम हो गया यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले विग्रह करेंगे, उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे। तो ये सवाल आपका आएगा 2 नंबर का मैटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा सप्रसंग भावार्थ। 2 नंबर का सवाल है बच्चों। सप्रसंग भावार्थ में मोस्ट हम बता देंगे कहां से ये सवाल आएगा, मैं बता दूंगा, आप वहां से तैयार कर लेना, बिल्कुल करेक्ट वहां से आपको मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें प्रसंग आपको लिखना होगा। प्रसंग में आपको देखो, एक तो पाठ का नाम पता होना चाहिए, इसके बाद में उस लेखक का नाम पता होना चाहिए, और उसमें क्या बताया गया है वो चीज पता होना चाहिए, तो आप प्रसंग लिख पाओगे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग द्वितीय के पाठ इतने से लिया गया है, इसमें कवि के द्वारा इस विषय में बताया गया है, ऐसे आप लिख देंगे प्रसंग में, ठीक है ना। तो इस तरीका से प्रसंग बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे। उसके बाद में भावार्थ लिखेंगे आप। भावार्थ में आपको भाव के सहित अर्थ लिखना होता है, ठीक है, मतलब उसका क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, कभी कहना क्या चाह रहा है, वो भावार्थ में आता है, ठीक। ऐसे आपको समझ के लिखना है उसको। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा और समझा भी दूंगा एक को कि इस तरीका से आप लिखें तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीका से हमारे क्वेश्चन 8 पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अन्वयम लिखत। अन्वयम मंजूषाता पदानि चित्वा लिखत, यानी अन्वय लिखना है आपको, और बहुत ही आसान इसलिए हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि मंजूषा में से जो शब्द हैं उनको चुन करके लिखना है। यानी कुछ रिक्त स्थान आपको दिए जाएंगे अन्वय के अंदर, उनकी पूर्ति आपको मंजूषा मिलेगी एक, उसमें से शब्द ढूंढ के आपको लिखना है। तो आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसमें। अन्वय में आपके कोई एकाध शब्द इधर उधर हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं होता है, चल जाता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन ज्यादा तो फिर ज्यादा ही है, दिक्कत होती है। फिर एकाध थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो चल सकता है। तो अन्वय में आपको मैं बता दूंगा किस तरीका से, थोड़ा आप ध्यान रखें और कैसे आप अन्वय करें, उदाहरण से मैं आपको समझा दूंगा। तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 9, और इसी के साथ हमारा खंड ब पूरा हो जाता है। खंड ब आएगा आपका 12 नंबर का।
कितने नंबर का आएगा बच्चों? 12 नंबर का आएगा। अब चलते हैं खंड से की तरफ। खंड से में हमारा 10 नंबर का सवाल आएगा पहला प्रश्न निर्माण के लिए। 3 सवाल आएंगे, 3 नंबर के रहेंगे। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं इस मैटर को लेकर के। हमारा लखनमाली चैनल है, उस पे भी आपको बहुत सारे मतलब ये वीडियो मिल जाएंगे इसके। इसके अलावा जो हमारा ये चैनल है जिस पर हम अभी आपको ये वीडियो बता रहे हैं, इस पर भी हमने 12वीं क्लास के लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, वो आपके काम आ सकता है। और मैं अलग से भी एक छोटा वीडियो बना दूंगा जिसमें कुछ तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसमें प्रश्न निर्माण कर सकते हैं बिल्कुल एकदम सही तरीका से। तो वो आपको मैं बता दूंगा, कमेंट यदि आप करेंगे तो। नहीं तो इसमें जो मोस्ट है टॉपिक, कुछ जहां प्रॉब्लम बच्चों को अक्सर आती है, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। और आप यदि अलग से कुछ डिमांड रखेंगे इसमें किसी टॉपिक को लेकर के, तो उस पर मैं अलग से बता दूंगा। तो ऐसे करके प्रश्न निर्माण का टॉपिक हो जाता है। 11 नंबर पे हम चलते हैं, पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत। किसी एक पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना होगा। 3 नंबर का मैटर है बच्चों। कोई भी पाठ आ सकता है आपके लिए, कोई भी पाठ किताब से आ सकता है। इसमें भी मैं मोस्ट बता दूंगा, हो सकता है इसमें से आपको आ ही जाएगा 99%। तो आपको करना क्या है, पूरे पाठ का सार लिखना है। पहले तो पूरे पाठ की रूपरेखा आपको स्टार्टिंग में लिखनी होगी, उसकी भूमिका आपको लिखनी होगी, उसके बाद में विषय वस्तु आप लिखेंगे। यानी इसको 3 जगह डिवाइड करके लिखें आप, यदि अच्छे नंबर चाहते हैं तो। सबसे पहले टॉपिक बनाए एक पाठ परिचय या पाठस्य भूमिका। हिंदी में लिखना है तो भूमिका या परिचय। पाठ का परिचय लिखेंगे, जैसे प्रसंग में हम लिखते हैं इसका मतलब कहां से लिया गया है, कौन इसका लेखक है, इसमें किस विषय में बताया गया है, मूल उद्देश्य क्या है इस कहानी में, या मूल शिक्षा क्या छुपी हुई है, वो सारी चीजें आप इसमें परिचय में दे देंगे। उसके बाद में मूल विषय वस्तु, फिर आप लेंगे मुख्य विषय वस्तु। टॉपिक लिखेंगे मुख्य विषय वस्तु, उसमें जो भी इसमें टॉप मुख्य विषय वस्तु है वो सारी चीज बताएंगे इसमें शॉर्ट में। उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष या शिक्षा, क्या उससे निष्कर्ष निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है, वो चीज आप लास्ट में लिखेंगे 3 नंबर पे। तो ऐसा करके 3 जगह डिवाइड करके आप उसको बताएंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर उसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है 11 नंबर का। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आएगा गद्यांश। आप सोच रहे होंगे सर ऊपर भी तो गद्यांश बताया था, वो अपठित गद्यांश था। थोड़ा वहां बताना आपको हम भूल गए थे, वो अपठित गद्यांश था। और यहां पठित गद्यांश आएगा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये 5 नंबर का होगा आपका गद्यांश, ठीक है। और ऊपर जो बताया था वो 8 नंबर का होगा, ये 5 नंबर का है। इसमें आपको एक पद में उत्तर देने के लिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए और भाष्य कार्य, सिर्फ 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर शीर्षक लिखने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि शीर्षक उसी में कहा जाता है जो आपका अपठित होता है, ठीक है। तो ऐसे करके गद्यांश का प्रश्न आ जाएगा। इसी तरीका से आपका 13 नंबर का आएगा श्लोकांश, यानी पद्यांश वाला। किसी भी एक पद्य या श्लोक को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी एक पद में, पूर्ण वाक्य में और भाष्य कार्य, 3 तरह के सवाल आएंगे। ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो गद्यांश हो गया, एक पद्यांश होगा, एक नाट्यांश। नाट्यांश भी आपका 5 नंबर का आता है। तो इस तरीका से देखिए 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, ये सवाल आपके देखिए गद्यांश का, पद्यांश का और नाट्यांश का, ये 5-5 नंबर के सवाल हैं। अब इसमें मैं गद्यांश के लिए मोस्ट बता दूंगा कि भाई इस पाठ में से गद्यांश आ सकता है, पद्यांश के लिए बता दूंगा कि कहां से श्लोक आ सकता है, नाट्यांश के लिए बता दूंगा कि कहां से नाटक आ सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। 12वीं क्लास में मैंने बताया था, पूरा यूं की त्यों वहीं से आया जहां हमने बताया था। तो ऐसे करके आपके लिए भी हम निश्चित रूप से ये बता देंगे कि और वहां से आपको तैयार कर लेना है। तो ऐसे करके साथियों यहां पर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 14 और हमारा खंड से हो जाता है पूरा। खंड से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं खंड दे की तरफ, क्योंकि आपको पता है इसमें खंड कितने आते हैं, 4 खंड आते हैं इसमें। अब ये हमारे 3 खंड पूरे हो गए। अब चलते हैं हम अगले खंड की तरफ, मतलब खंड दे की तरफ। तो अब देखते हैं हम, देखिए खंड दे हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखेंगे खंड दे के बारे में। दे में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखिए बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन आपके आएंगे दे में। कितने, सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, 4। सबसे पहला 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रार्थना पत्रम लिखत, यानी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अथवा में आएगा पत्र लिखने के लिए। या तो आप एप्लीकेशन लिखें, मतलब प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, या फिर अथवा में आपके लिए पत्र लिखने के लिए आएगा। मंजूषा के आधार पर पत्र लिखना है आपको। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको मतलब इसमें अच्छे से आता हो, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप प्रार्थना पत्र लिखें, क्योंकि प्रार्थना पत्र ज्यादा सरल है पत्र के बजाय। तो आप इसको तैयार कर लें,
इसमें 2-4 आप एप्लीकेशन जैसे जरूरी काम के लिए तैयार कर लें, बीमारी की तैयार कर लें, कोई शादी विवाह में आपको जाना है तो वो आप तैयार कर लें। ऐसे 3-4 यदि आप तैयार कर लेते, फीस माप पे आप तैयार कर लें, तो इनमें से घूम फिर के आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है ना? यदि कोई एकदम अलग आ जाता है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि 1-2 लाइन आपको परिवर्तित करके आप पूरी यूं की त्यों लिख सकते हैं एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके 4 नंबर का ये मैटर है, आपका प्रार्थना पत्र 4 नंबर का है। ऊपर का लिख देंगे तो उसमें 1 डेढ़ नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे का लिख देंगे 1 डेढ़ नंबर मिल जाएगा, विषय आप लिख देंगे स्पष्ट रूप से 1 नंबर मिल जाएगा। फिर बीच में जो मैटर है हमारा, उसको यदि ढंग से आप प्रस्तुत कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्क्रीन पर, चित्रम दृष्ट्वा अष्टवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके 8 वाक्य लिखने हैं आपको। कितने? 8 वाक्य चित्र को देख करके। अब चित्र आपको कोई भी आ सकता है, लेकिन एक सुविधा यह दी जाएगी यहां पर कि एक मंजूषा में आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। आसान है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन का एक चित्र आ गया। अब रेलवे स्टेशन से संबंधित जो भी आपके शब्द हो सकते हैं, उनको आपको वहां पर दिया जाएगा 8-10 शब्दों को। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या लिखना है? 8 वाक्य लिखने हैं। एक अनुच्छेद तैयार करना है, एक छोटा निबंध तैयार करना है आपको वाक्यों का प्रयोग करते करते। तो आसान है, उन्हीं वाक्यों से आप वाक्य बना दीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनमें से वाक्य बना दो, पूरे वाक्य, तो आपके 8 वाक्य हो जाएंगे ऐसे। यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके अथवा में एक प्रश्न आएगा, संवादम पूर्यत, संवाद को पूरा करो। इस तरह का सवाल आता है, इसको भी कर सकते हैं आप। यहां भी मंजूषा मिलेगी आपको। यानी संवाद का मतलब है बातचीत। कोई 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, अब बातचीत करते करते उन्होंने बीच में छोड़ दी बातचीत। अब वो बातचीत आपको पूरी करनी है। आगे आगे क्या हुआ होगा वो आपको आइडिया लगा के मंजूषा के शब्दों के आधार पे आपको पूरा करना होता है। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और फिर डॉक्टर और मरीज के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, नाम पूछता है, भाई आपका क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या बीमारी है, कितने दिन से समस्या हो रही है, ऐसे पूछ के और वहां छोड़ दिया। आगे फिर आपको पूरा करना है जो शब्द दे रखे मंजूषा में, उनका प्रयोग करते हुए कि आगे और क्या क्या बातचीत हुई है। संवाद को पूरा करना होता है, बातचीत को पूरा करना होता है। इनमें से जो आपके लिए सही लगे वो आप पूरा कर सकते हैं। यदि आपको अनुवाद करना आता है, कारक की आपको समझ है, शब्द रूप धातु रूप की समझ है, तो आप संवाद वाला टॉपिक आराम से कर सकते हो, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और वाक्य भी बना सकते हो, किसी में ही प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब वाक्य बनाना आता है, अनुवाद करना आता है, तो हिंदी में तो आपको याद है सब कुछ, हिंदी में तो आप सोच ही सकते हैं, उनकी संस्कृत बना दीजिए, हो गया आसान। तो मैं इसमें 1-2 उदाहरण आपको समझा दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे इनको हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से बच्चों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है प्रार्थना पत्र वाला। 16 नंबर हो जाता है हमारा चित्र को देख करके 8 वाक्य लिखना या संवाद को पूरा करना। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अनुवादम कुरुतः। कोई भी 4 करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी 4 अनुवाद आपको संस्कृत में करने होंगे। कारक की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कारक पर आधारित होंगे वो सबके सब। प्रथमा के क्या नियम है, द्वितीय विभक्ति के क्या नियम है, तृतीय विभक्ति के क्या नियम है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी विभक्तियों के नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई वाक्य आ गया कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब इसको आपको संस्कृत बनानी है इसकी, मान लीजिए, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, कौन से कारक का पद इसमें प्रयुक्त हो रहा है। तो चारों ओर को हम क्या कहते हैं? परितः। अब परितः जो पद होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये नियम आपको ध्यान रहना चाहिए। अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, पी, द्वितीय, इन सभी पदों के योग में द्वितीय होती है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो यहां द्वितीय लगा देंगे, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, बन गया हमारा वाक्य। ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि पैर से लंगड़ा है, तो यहां पर अब अंग विकार की बात आ गई, तो येनांग विकार है, सूत्र है, तृतीय विभक्ति लगती है जिस अंग में विकार हो। तो पादेन खंजह, सिर से गंजा है तो शीर्षक हलवाटह। ऐसे आपको नियम ध्यान रहेंगे तो आप बना सकते हो, कहीं दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों। इससे पहले हमने बताया प्रार्थना पत्र 4 नंबर का है, चित्र को देख करके 8 वाक्य लिखना वो भी 4 नंबर का है, अनुवाद भी 4 नंबर का है, और ये जो क्रम संयोजन है ये आपका 3 नंबर का है।
देखो क्रम संयोजन के लिए एक कोई कहानी आएगी, ठीक है, उसमें 6 से 8 लाइन आपके लिए आएंगी, वो सब मतलब उनका क्रम अव्यवस्थित रहता है, ठीक है ना? उनको आपको क्रम से जमाना होता है। 12वीं कक्षा के अंदर भी इस तरीका का टॉपिक जोड़ा गया है। मैंने बहुत ही आसान तरीका से बात समझा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं और आपके लिए भी मैं एक उदाहरण से समझा दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना? उसमें बता दूंगा कि क्या इसकी ट्रिक होती है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन-सी लाइन पहले आएगी, उनके कुछ तरीका होते हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा है तो फिर तो अर्थ निकाल के आप बता सकते हैं। ठीक है ना? इसमें अथवा में भी प्रश्न आता है। अथवा में क्या आएगा? षट् वाक्यानि अनुच्छेदम लिखत। 6 वाक्य में आपको अनुच्छेद लिखना है मंजूषा के आधार पर। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अनुवाद आपको आता ही है। तो आप देखो क्रम संयोजन में यदि 1-2 लाइन भी गड़बड़ हो गई तो पूरी कहानी बदल जाएगी, आपकी पूरी कहानी खराब। नंबर कटेंगे उसमें क्योंकि पूरा मामला उल्टा-सीधा हो जाएगा फिर। तो इससे बढ़िया है आप 6 वाक्य लिखें बच्चों। कितने? 6 वाक्य लिखेंगे, एक अनुच्छेद लिखेंगे 6 वाक्य का। मंजूषा में कुछ शब्द दिए होंगे आपको, उन शब्दों का प्रयोग करते-करते आपको वाक्य बना देने हैं, छोटे-छोटे वाक्य बना दीजिए और सिर्फ 6 वाक्य बनाने हैं आपको। कोई ज्यादा वाक्य भी नहीं है। तो इस तरीका से बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा पेपर हो जाता है कंप्लीट। मैंने आपको पूरे खंडों को अलग-अलग बता दिया। खंड ए आपका टोटल 32 नंबर का आएगा, स्क्रीन पर देख लो एक बार। खंड ब आपका 12 नंबर का आएगा, खंड स आपका 21 नंबर का आएगा और खंड द आपका 15 नंबर का आएगा। यदि आप सबको जोड़ोगे तो नंबर हो जाएंगे 80। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सवा 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो अब मैंने पूरा पेपर आपको समझा दिया है, पूरे पेपर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। इसी तरीका से बोर्ड का पेपर आएगा। अब इसमें कौन सा प्रश्न आपके लिए कठिन लग रहा है, कहां आपको ज्यादा समस्या आ रही है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा, एकदम सरल करके बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा उसको। वैसे तो मैं कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो हमारे हिसाब से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन आप यदि डिमांड करेंगे, आपको विशेष रूप से आप बताएंगे कि सर इसको तो आप बताएं, इसमें बहुत ज्यादा हमें समस्या आ रही है, तो वो मैं अलग से सबसे पहले बता दूंगा। तो आज इतना ही। इस वीडियो में मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे जो टॉपिक बाय टॉपिक हम बताएंगे, इसमें मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज और ट्रिक्स के माध्यम से समझाने की सीरीज, वो हमारी चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें। किसी भी तरह का डाउट हो सकता है आपका, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी चल रही है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे बच्चों। आराम से आप तैयारी करें। सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर आप सॉल्व करके आए और अच्छे नंबर प्राप्त करके आए। सबके लिए पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सब।